नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भारत सरकार के द्वारा वर्तमान समय में हाल ही में कुछ दिनों पहले लाया गया है, उसके ऊपर एक मैं वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आखिर है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल पाए आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। एक एक चीज़ को बताऊंगा और पूरे डीपली एक्सप्लेन करूंगा और बहुत ही आसान शब्दों में। अभी तक बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, न्यूज़ में देखा, अखबार में पढ़ा, कहीं भी यूट्यूब में देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखो, इस बात की गारंटी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप लोग पूरा 0 से लेकर के 100% तक समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है इसको जानते हैं। सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी की डेफिनेशन क्या होगी कि समय के साथ देश की शिक्षा व्यवस्था को और आधुनिक और बेहतर बनाने के लिए शिक्षा नीति का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो एजुकेशन पॉलिसी का डेफिनेशन देखिए। एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करें तो सबसे पहले 1968 ईस्वी में पहला हमारा नया एजुकेशन पॉलिसी आया, यानी कि 1968 ईस्वी में पहला एजुकेशन पॉलिसी। दूसरा एजुकेशन पॉलिसी हमारा 1986 में आया, यानी कि 1986 ईस्वी में दूसरा एजुकेशन पॉलिसी आया। इसी को थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया, इसी को थोड़ा सा इनोवेट करके 1990 ईस्वी में, इसके 4 साल बाद इसी ये जो दूसरा एजुकेशन पॉलिसी था इसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया 1990 ईस्वी में। लेकिन ये जो अपडेट करने के बाद भी इसको हम लोग दूसरा एजुकेशन पॉलिसी में ही रखते हैं। और अभी वर्तमान समय में जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी आया कुछ दिनों पहले, वो हमारा तीसरा एजुकेशन पॉलिसी है, जो 2020 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट होगा 2022 ईस्वी में। ठीक है, 2022 या 23 भी जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2022 ईस्वी में ये एजुकेशन पॉलिसी हमारा लागू हो सकता है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कोविड का सिचुएशन नॉर्मल ना हो, तो ये हमारा 2023 तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या उसकी पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, सब कुछ हम लोग पूरे डिटेल में समझेंगे। तो आइए समझते हैं। वर्तमान समय में जो हमारा NEP आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, इसका निर्माण कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में ये हमारे एजुकेशन पॉलिसी को तैयार किया गया। ये कौन थे? ये इसरो के एक पूर्व वैज्ञानिक थे। ठीक है, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे, इन्हीं की अध्यक्षता में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तैयार किया गया। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को तैयार करने में हर एक ग्राम पंचायत के जो शिक्षा से संबंधित मुख्य सलाहकार होते हैं, उन सबसे सलाह मशवरा ले करके हर एक छोटा से छोटा जो शिक्षा से संबंधित सलाहकार होते हैं, उनसे सलाह मशवरा ले करके इस एजुकेशन पॉलिसी को तैयार किया गया है। ठीक है, तो आइए अब इसके आगे के पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। कर दिया। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी की खासियत क्या है कि अभी तक हमारे देश में जो 10+2 एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, इसको चेंज करके हम लोगों का 5+3+4+5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, ये क्या चीज़ है आइए समझते हैं। देखिए, 10+2 कहने का मतलब है कि कक्षा 1 से लेकर के 10 क्लास और फिर यहाँ पे 11-12। ठीक है, 11-12 यानी कि 10+2, इधर 10 साल और इधर 2 साल, यानी कि 2 साल भारत सरकार आपके ऊपर निगरानी रखती थी कि हमारा बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये 10+2 थी। लेकिन जब इधर हम लोग जोड़ देंगे तो 5+3 8, 8+3 11, 11+4 15, यानी कि टोटल इधर 15 साल हो जा रहा है। लेकिन इधर 12 साल तक ही निगरानी रखती थी भारत सरकार, अब 15 साल तक निगरानी रख रही है। ये कैसे हुआ? तो मैं आपको समझा दूं कि इस वाले टर्म में अभी तक क्या होता था कि माना गया कि एवरेज 6 साल की उम्र में कोई बच्चा 1 क्लास में एंट्री लेता है या फिर 1 क्लास वो पहुंचता है, और उसके बाद सरकार उसके ऊपर निगरानी रखती है कि 1 से लेकर के 10 क्लास तक, और उसके बाद 11-12। लेकिन अब के एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा कि 3 साल की उम्र से ही, यानी कि जब बच्चा प्री नर्सरी में जाएगा, LKG UKG, और तभी से बच्चा के ऊपर निगरानी भारत सरकार रखना शुरू कर देंगी। यानी कि 6 साल की उम्र में अभी तक आपका बच्चा 1 क्लास में पहुंच रहा था और तब जाकर के हमारा सरकार निगरानी उसका रख रहा था। लेकिन अब 3 साल की उम्र में से ही उसके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। तो खुद से जोड़ लो, नर्सरी, LKG UKG, इधर 1 से लेकर के 10 और फिर 11-12, टोटल अगर मिला दोगे तो कितना हो गया? 15 साल हो गया। इधर 1 से लेकर के 10 क्लास तक 10 साल, और इधर 2 साल 12, और इधर नर्सरी LKG UKG 3 साल इधर, यानी कि 15 साल में ये अब हमारा निगरानी रखेगा भारत सरकार। ठीक है, ये 5+3+3+4 क्या है, इसको और अधिक डिटेल में हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं।
चलो देखिए 5 + 3 + 3 + 4 क्या है और डिटेल में समझते हैं। 5 यानी कि इसमें से 5 साल की बात कर रहा है। शुरुआत का बच्चा नर्सरी से लेकर के क्लास नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2, ठीक है। ये शुरुआत का 5 साल और इसका हम लोगों का नाम दिया गया फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है, इस फाउंडेशन स्टेज को 2 टर्म में बांटा गया है, एक नर्सरी LKG, UKG और इधर क्लास 1 और 2। ये नर्सरी LKG UKG फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा कि एकदम बच्चे को पढ़ाया तो जाएगा लेकिन खेल के तहत, यानी कि उसको खेल मनोरंजन करते हुए उसको पता, इतना प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि यार पढ़ाई का डिप्रेशन क्या होता है, उन लोगों को कुछ समझ में, मतलब कि वो सब चीज़ उनको प्रेशर बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। एक खेल के थ्रू मनोरंजन करते हुए उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो नर्सरी LKG UKG हुआ, यानी कि यहाँ पे नो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का कोई नामो निशान नहीं होगा, बच्चों को मतलब खेल के थ्रू पढ़ाया जाएगा। ये 1 2 यहाँ पर भी नो एग्ज़ाम होगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ बच्चों को खेल के थ्रू पढ़ाया जाएगा, पढ़ाई को इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना सिखाएगा। तो ये फाउंडेशन स्टेज है। इसके लिए अगर 3 की बात करें तो देखिए ये प्रीपरेटरी स्टेज आया। सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन स्टेज के बारे में समझे कि नर्सरी से लेकर के क्लास 2 तक, और ये जो सेकंड नंबर में टर्म है, ये जो 3 है, इसका मतलब इसका नाम दिया गया हमारा प्रीपरेटरी स्टेज, यानी कि यहाँ 2 क्लास तक तो हो गया, अब 3 4 और 5 क्लास जो है इसको प्रीपरेटरी स्टेज की श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ से बच्चा लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने लगेगा और पढ़ाई के लिए उनको थोड़ा सा, मतलब कि बोला जाएगा, पढ़ाई में थोड़ा सा प्रेशर दिया जाएगा। यहाँ तक 2 क्लास तक कोई भी प्रेशर नहीं, एकदम आराम से खेल के थ्रू आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रीपरेटरी स्टेज में पहुँचेगा बच्चा के लिए एग्ज़ाम स्टार्ट होने लगेंगे और पढ़ाई का महत्व उन्हें समझाया जाने लगेगा, ठीक है। तो ये प्रीपरेटरी स्टेज हो गया। लेकिन अब जो सबसे बुरी चीज़ मुझे लगी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो चीज़ समझ में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये 5 + 3 यानी कि फाउंडेशन स्टेज और प्रीपरेटरी स्टेज में खासियत क्या, एक बुरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसको कंपलसरी से हटाकर ऑप्शनल कर दिया गया है। यानी कि बच्चा नर्सरी से लेकर के ये 5 क्लास तक उसको क्षेत्रीय भाषा में एजुकेशन दिया जाएगा। उसके लिए कोई भी ज़रूरी नहीं होगा कि इंग्लिश उसके लिए ऑप्शनल रख दिया गया है। उसका मन है तो वो पढ़ेगा, मन नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा। और इससे शुरू से ही ये जो सबसे ख़राब बात हमको लगी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो वो यही चीज़ है कि जब बच्चे को शुरू से ही बेस अगर आप नहीं बना के रखिएगा तो फ्यूचर में उसको और प्रॉब्लम होगा। बचपन से ही अगर उसको सिखा देगा, इंग्लिश से डरा दिया जाएगा, इंग्लिश के बारे में उसको समझाया नहीं जाएगा, तो आने वाले समय में वो क्या करेगा, जब 5 6 7 क्लास में वो जाएगा तो उसको इंग्लिश समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो ये सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि ये इंग्लिश को ऑप्शनल की जगह कंपलसरी रखना चाहिए, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बुरी बात है, ठीक है। आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फाउंडेशन स्टेज के बारे में हम लोग समझ लिए, प्रीपरेटरी स्टेज के बारे में समझ लिए, इन 2 चीज़ों के बारे में हम लोग समझ लिए। अब इनके बारे में समझते हैं, रुको। ये 5 के बारे में समझ लिए, 3 के बारे में समझ लिए। अब ये जो तीसरे नंबर पे है, इस 3 के बारे में हम लोग समझते हैं। ये जो तीसरे नंबर में जो टर्म है इसको हम लोग मिडिल स्टेज का नाम दिया। मैंने आप लोगों को बताया कि 10 + 2 को कन्वर्ट करके क्या कर दिया गया है, 5 + 3 + 3 + 4। पहला वाला के बारे में हम लोग जाने जिसको फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है, दूसरा वाला के बारे में हम लोग जाने जिसको प्रीपरेटरी स्टेज का नाम दिया गया है, तीसरा वाला टर्म जो है इसको मिडिल स्टेज का नाम दिया गया है। इस पर क्या होता है कि कक्षा 6 7 और 8 क्लास के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। इस मिडिल स्टेज की खासियत क्या है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को जैसे ही बच्चा 6 7 8 क्लास में आएगा, यानी कि मिडिल स्टेज में आएगा, उसको कंप्यूटर नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया जाएगा स्कूलों के द्वारा, ठीक है। यानी कि उसको कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी बातें होती है, यानी कि उसके स्कूल में कंप्यूटर नॉलेज उसको दी जाने लगेगी। और इसके बाद वोकेशनल देखिएगा, स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग अगर हो जाएगा तो वोकेशनल नॉलेज, ठीक है, उतना कोऑपरेट कर लेना। तो वोकेशनल नॉलेज इसको दिया जाएगा। वोकेशनल नॉलेज क्या हो जाता है, यानी कि कोई भी अगर बढ़ई का काम करता है, कोई माली का काम करता है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, ठीक है, कोई दर्जी का काम करता है, तो ये सब का भी नॉलेज उन लोगों को दिया जाएगा। वो पढ़ाई के सिलेबस में ही हम लोगों को शामिल किया जाएगा। अभी तक हमारे देश में क्या होता था कि कोई भी अगर दर्जी का काम करता है या बढ़ई का काम करता है तो उसको बहुत ही निचला स्तर का जॉब माना जाता था। लेकिन आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, इंग्लैंड में जाओगे, तो ये एक तरह का जॉब है
जिस तरह का एसएससी का जॉब है, रेलवे का जॉब है, तो उस तरह के ये बढ़ई का भी एक जॉब है, ये वैकेंसी निकलता है यूरोपियन कंट्री में, जो अभी तक हमारे देश में नहीं था। इसीलिए ये सब चीज़ का कोई वैल्यू ही नहीं था। कोई इंसान बोलते कि हम बड़े हैं तो उसको बोलते थे अरे तुम बड़े हैं, लेकिन अब उस चीज़ का मान्यता मिलेगा देश में, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और एजुकेशन पॉलिसी का खासियत में हमको ये बहुत ही बढ़िया चीज़ लगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल नॉलेज के बारे में स्टूडेंट को 6, 7, 8 क्लास से समझाया जाने लगेगा। यानी कि कोई बच्चा को अगर इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिशियन में उसका अगर ध्यान है, दर्जी की तरफ ध्यान है, बढ़ई की तरफ ध्यान है, और भी बहुत सारे जॉब हैं, ठीक है, और डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन आ रहा है। अभी तो जितना नॉलेज अभी सार्वजनिक किया गया है उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर इस तरह यही सब एग्जाम्पल उसमें भी दिया हुआ था, ठीक है, वही चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि कोई अगर बढ़ई का काम में इंटरेस्ट है, माली का काम में, इलेक्ट्रिशियन का, दर्जी का काम में, तो वो भी एक तरह का आपका जॉब होगा। तो अभी तक हम लोगों ने न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा कि 10+2 जो हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक सरकार के द्वारा चल रहा था, उसको 5+3+3+4 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहले पार्ट को फाउंडेशन स्टेज, दूसरे पार्ट को प्रीपरेटरी स्टेज, तीसरे पार्ट्स को मिडिल स्टेज, और चौथे पार्ट को हमारा, मैं आप लोगों को बताता हूँ, सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज के नाम से चौथे पार्ट को जाना जाएगा। मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन स्टेज में नर्सरी से लेकर के क्लास 2 तक के बच्चे रहेंगे। प्रिपरेटरी स्टेज में 3, 4, 5 क्लास तक के बच्चे शामिल होंगे। मिडिल स्टेज में आपका 6, 7, 8 तक के बच्चे शामिल होंगे। सेकेंडरी स्टेज में आप लोगों का 9, 10, 11 और 12th क्लास के बच्चों को शामिल किया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज की खासियत क्या है, क्या क्या पॉजिटिव थिंग है, वो सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो अब हमारे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में क्या होता था कि अभी तक बच्चे का सालाना एग्ज़ाम होता था, यानी कि फरवरी के लास्ट में या तो फिर मार्च की शुरुआत में हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होते थे 9, 10, 11, 12 क्लास के बच्चों के। तो बच्चे क्या करते थे कि नवंबर, दिसंबर या फिर अक्टूबर से अपना पढ़ाई चालू करते थे और 2-3 महीना पढ़ करके एग्जामिनेशन में बैठने चले जाते थे, ठीक है, यानी कि वो सालाना पढ़ाई नहीं करते थे। लेकिन अब ये चीज़ खत्म होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज होंगे, ठीक है, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा, यानी कि 6-6 महीना में। मान लो कि 1 साल का, मान लो कि कोई बच्चा 10th का एग्ज़ाम देने वाला है, तो अभी तक वो साल में देता था एक बार, वो फरवरी के लास्ट में, अब वो उसका वही एग्ज़ाम 2 बार होगा सेमेस्टर वाइज, यानी कि मान लो कि एक बार जून में होगा, एक बार फरवरी में होगा। तो अब बच्चे क्या करेंगे, उनको सालाना पढ़ना पड़ेगा, पूरा साल भर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो जून में भी एग्ज़ाम देने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके 2 महीने पहले तैयारी तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप उसके बाद जो दूसरा सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा जो फरवरी में या जब भी हो, वो गवर्नमेंट आप लोगों को पता चली जाएगा स्कूल के थ्रू, ठीक है, तो उसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि अब सेमेस्टर वाइज में बच्चा पूरा साल पढ़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। दूसरा चीज़ अगर बात करें तो स्टीम को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है, नो स्टीम। अब ये चीज़ क्या है, स्टीम क्या है, ठीक है, यानी कि अभी तक क्या होता था कि 10th के बाद बच्चे 11, 12 जब करते थे तो वो आईए करते थे, यानी आर्ट्स लेकर के इंटर करते थे, आईकॉम करते थे यानी कि कॉमर्स लेकर के इंटर करते थे, या तो फिर आईएससी करते थे यानी कि साइंस लेकर के ख़त्म 12 एग्ज़ाम देते थे, ठीक है। लेकिन अब वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई बच्चा अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद अगर बोलेगा कि हमको आईए करना है, आईकॉम करना है, आईएससी करना है, तो वो चीज़ खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अब ऐसा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद कोई बच्चा अगर 10th के बाद अगर 12 करेगा तो वो सिर्फ इंटरमीडिएट कहलाएगा, इंटर पास कहलाएगा, वो नहीं बोल सकता है कि हम आईए किए हैं, आईएससी किए हैं या आईकॉम किए हैं। क्योंकि अब क्या होने वाला है कि मान लो कि किसी बच्चा को जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वो कॉमर्स से अकाउंटेंट उठा लेगा, आपका आईएससी से वो मैथ और फिजिक्स उठा लेगा, और आर्ट्स से वो इकोनॉमिक्स उठा लेगा, तो वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ सकता है। अब कोई भी ऐसा प्रतिबंध नहीं रहेगा कि आपको पीसीएम लेना पड़ेगा, पीसीबी लेना पड़ेगा आईएससी करने के लिए। वो पीसीएम के साथ साथ वो बायो को भी उठा सकता है, हिंदी को भी उठा सकता है, किसी भी सब्जेक्ट वो उठा सकता है, ज्योग्राफी भी वो उठा सकता है, जो उसका इच्छा करेगा वो पढ़ाई वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना यही है कि आईएससी अगर 10th के बाद अगर आप आईएससी कर रहे हो तो पीसीएम आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि वो आगे चल करके अगर कंपटीशन में फील्ड में जाओगे या किसी भी फील्ड में जाओगे आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। तो ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट वो आपके लिए गवर्नमेंट सुविधा प्रोवाइड कर रही है तो आप उसको लो, लेकिन पीसीएम तो कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। आगे समझते हैं। स्टीम को खत्म कर दिया गया, अब क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, दूसरा पॉइंट की स्ट्रीम को खत्म कर दिया गया, तीसरा पॉइंट क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा। अभी तक हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में क्या था कि वो जो इतिहास की चीज़ें थी कि दांडी यात्रा कब निकली, असहयोग आंदोलन कब चला,
स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये सब जितने भी थे कि इतिहास से रिलेटेड जितने भी बातें थे वो सब चीज़ पढ़ाया जाता था, इतिहास को रटवाया जाता था। अब वो ख़त्म होने वाला है। अब इस तरह से सिलेबस को तैयार किया जाएगा कि बच्चा अपना दिमाग को यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करे, ठीक है। यानी कि वो इतिहास की चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म करके इस तरह से क्वेश्चन को तैयार किया जाएगा कि क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी सोचने की क्षमता को डेवलप किया जाए। तो ये तो अब गवर्नमेंट और बुक जो पब्लिश करेंगे वही जानेंगे, स्कूल जानेंगे, या फिर कुछ विशेषज्ञ होते हैं किताब छापने वाले, उन्हीं को पता होगा कि किस तरह से सिलेबस तैयार किया जाएगा। लेकिन जो इतिहास रटा जाता था अब वो खत्म हो जाएगा। बच्चों अपना सोच करके, ठीक है, अपना थिंकिंग का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर ध्यान दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा चीज़ लगा मुझे। और चौथा इसमें एजुकेशन सिस्टम में चौथा पॉइंट है कि अब से आपको फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाए जाएंगे। फॉरेन लैंग्वेज यानी कि अब जर्मन हो गया, इटालियन हो गया, ठीक है, इटालियन हो गया, और फिर अदर जितने भी भाषा होते हैं, ठीक है, अमेरिकन हो गए, कनाडा के जो भाषा हो गए, ठीक है। तो जो भी विदेशी भाषा होते थे, ठीक है, अब वो भी आपके कॉलेज में पढ़ाया जाने का सुविधा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद आप लोगों को पढ़ सकते हैं। अगर इच्छा है तो आप जर्मन, इटालियन, ठीक है, वो सारे भाषा भी पढ़ सकते हैं। देखिए, ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो अभी तक क्या होता था हमारे देश में कि ग्रेजुएशन बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता था कि कंप्लीट नहीं कर पाता था। 1 साल तक पढ़ता था, 2 साल तक पढ़ता था, और बीच में उसकी ग्रेजुएशन अगर किसी कारण रुक जाती थी तो उसको कोई भी बेनिफिट नहीं होता था। उसका 2 साल का पढ़ाई पूरा बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये साल नहीं होगा। अब 1 साल भी अगर आप ग्रेजुएशन करोगे, बीच में पढ़ाई छोड़ दिए, तब भी आपके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। मैं एक एक करके समझाता हूँ। यानी कि मान लो कि कोई स्टूडेंट, ग्रेजुएशन हमारा 3 साल का होता है, ठीक है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद अब ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, ठीक है। लेकिन 3 साल का भी अगर आप करोगे तो भी चलेगा, तब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए 3 साल ही आपका काफ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हो, पीजी वगैरह, तो उसके लिए 4 साल कम से कम चाहिए, ठीक है। 3 साल में भी होगा, लेकिन आगे मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो, ग्रेजुएशन अगर 1 साल तक कोई स्टूडेंट किया और बीच में किसी कारण उसकी पढ़ाई रुक गई, तो इससे वो क्या उसको लाभ है कि 1 साल पढ़ने के लिए उसको सर्टिफिकेट का डिग्री मिलेगा, सर्टिफिकेट का डिग्री मिलेगा। यानी कि मान लो कि 3 साल या 4 साल का ग्रेजुएशन है, लेकिन किसी कारण उसका 1 साल वही वो किया पढ़ाई और बीच में चला गया, तो उसको कम से कम सर्टिफिकेट का डिग्री मिलेगा कि आप 1 साल ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हो। उसके बाद अगला चीज़, अगर 2 साल कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन किया और बीच में पढ़ाई छोड़ दिया, तो उसको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। यानी कि ये इसका प्रूफ होगा कि अभी तक वो लड़का 2 साल का ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट कर लिया है। 3 साल का अगर वो ग्रेजुएशन कोई स्टूडेंट पूरा किया और बीच में पढ़ाई छोड़ दिया, तो उसको डिग्री मिलेगी, ठीक है, डिग्री मिलेगी। और 4 साल यानी कि कंप्लीट अगर वो करता है अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई, तो उसको ग्रेजुएशन रिसर्च, क्या नाम है, हाँ, ग्रेजुएशन रिसर्च की उसको डिग्री मिलेगी। यानी मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, बीच में अगर उसकी पढ़ाई रुक गई, 1 साल ग्रेजुएशन किया छोड़ दिया, तो उसको कम से कम सर्टिफिकेट का डिग्री उसको रखा हुआ रहेगा कि भैया आप 1 साल ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर चुके हो, इस बात का ये प्रमाण रहेगा, सर्टिफिकेट का डिग्री। डिप्लोमा का डिग्री इस बात का प्रमाण रहेगा कि आप 2 साल मतलब कि ग्रेजुएशन का कर चुके हो, और उसके बाद फिर आप यहाँ से मतलब कि गए हो, ग्रेजुएशन की पढ़ाई बीच में छोड़े हो, जो कि अभी तक नहीं होता था। अभी तक वर्तमान समय में अगर 2 साल कोई लड़का पढ़ा, बीच में चला गया, तो उसकी डिग्री खत्म, कोई भी आइडेंटिटी उसका है नहीं कि वो ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया है। लेकिन अब से ये चीज़ बहुत ही अच्छा किया है, ठीक है। तो अगर 3 साल तक कोई लड़का अगर पढ़ लिया, ठीक है, तो उसको एक डिग्री मिलेगी। डिग्री मिलने का खासियत यह है कि यहाँ पे 3 साल जैसे ही कोई बच्चा पढ़ा, डिग्री उसको मिल गई, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जामिनेशन वैकेंसीज आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, एसएससी सीजीएल वगैरह, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ कलर का जो वैकेंसीज आते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएगा ये 3 साल में ही। यानी कि डिग्री उसके पास रहा तो वो उस एग्ज़ाम के लिए मतलब कि वैकेंसी वो भर सकता है, ठीक है। और ये जो 4 साल के लिए है, ये ग्रेजुएशन रिसर्च का आपको डिग्री मिलेगा। और इसकी खासियत क्या है, थोड़ा देर में हम लोग समझते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है, लेकिन इस बात का गारंटी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरा समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक समझ गए, आगे की चीज़ों को समझते हैं। हम लोगों ने ग्रेजुएशन के बारे में समझ लिया। अब कोई लड़का अगर ग्रेजुएशन के बाद पीजी करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, जो कि 1 या 2 साल का होता है,
ठीक है, 1 या 2 साल का होता है। तो उसके बारे में क्या क्या नया चेंजेस है उसको समझते हैं। इसके पहले मैं ग्रेजुएशन के बारे में जब बता रहा था कि जब 4 साल का होगा, उसको 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया। उसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना भूल गया, ठीक है, उसको अभी डिस्कस कर देते हैं। कि मान लो कि कोई लड़का ग्रेजुएशन कर रहा है, 2 साल का किया, उसको डिग्री मिला, ठीक है, डिप्लोमा की डिग्री मिली 2 साल बाद, और अगर वो 1-2 साल बाद फिर से वो पढ़ाई चालू करना चाहता है तो वो डिप्लोमा की डिग्री वो उसको शो करेंगे, वो जो हमारा कॉलेज है वहाँ पे शो करेगा कि देखिए सर, हम डिप्लोमा की डिग्री पढ़ाई मतलब पूरी किए है और हमको अपना ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट करना है। तो जब वो दोबारा से पढ़ाई चालू करेगा 5 साल बाद भी, तो वो क्या करेगा कि लगातार मतलब डायरेक्टली उसको 3rd ईयर में उसको एंट्री मिल जाएगा, यानी कि तीसरा साल जो उसका डिग्री के लिए जो मिलेगा 3 साल बाद, उसके लिए वो सीधा मतलब कि एग्ज़ाम में अपना नामांकन फिर से करवा सकता है, क्योंकि 2 साल का डिग्री तो उसका ऑलरेडी ले चुका है। अब 5 साल बाद मान लो कोई पढ़ाई करने के लिए आया, तब भी वो 2 साल के बाद सीधा वो तीसरे साल में एंट्री ले सकता है, ठीक है। तो ये बताना मैं भूल गया था। अब पीजी के बारे में समझते हैं, ठीक है, कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है कोई लड़का अगर ग्रेजुएशन के बाद, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगी वो समझिए। अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन 3 साल का भी कर सकते हो, 4 साल का भी कर सकते हो, 1 साल भी, 2 साल के लिए भी वो मान्यता कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा ही, ठीक है। 3 साल के लिए करोगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, और 4 साल के लिए आगे का पीजी की पढ़ाई के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे भी पीजी की पढ़ाई के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन इससे दोनों में अंतर क्या है कि मान लो कि 3 साल की पढ़ाई की, आपको डिग्री मिला, 4 साल की पढ़ाई करने के बाद आपको सर्टिफिकेट के रूप में ग्रेजुएशन रिसर्च मिला। तो ये जो डिग्री आप लोग को मिला, इसके बाद अगर आप पीजी करना चाहते हो तो डिग्री लेकर के अगर यानी 3 साल की पढ़ाई लेकर के अगर आप पीजी जाओगे तो पीजी करने में आपको 2 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन रिसर्च का डिग्री अगर लोगे तो आपको पीजी करने में मात्र 1 साल लगेंगे, यानी कि आप हाथ इधर से घुमाओ या इधर से घुमाओ, आपको लटकाएगा ही वो, किसी ना किसी तरह उसको 5 साल में ग्रेजुएशन और पीजी कंप्लीट करवाना है। तो उधर 3 साल की है, इधर 2 साल का पीजी होगा, 5 साल फिर भी लगा। और अगर यहाँ पे 4 साल ग्रेजुएशन रिसर्च करोगे तो पीजी हमारा 1 साल का होगा, 5 साल इधर भी लगा। यानी कि कितना भी आप दिमाग लगा दो, सरकार आपसे बहुत ज़्यादा सातिर है। यानी कि पीजी करोगे किसी भी तरह से, ग्रेजुएशन और पीजी करोगे तो 5 साल लगना ही लगना है, आप बच नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पीजी का प्रोसेस था। अब अगर कुछ थोड़ा सा एक चीज़ और बता दे रहे हैं फाइनली, ठीक है, मैंने कुछ लिख करके रखा है। पीएचडी अगर करना चाहते हो तो पीएचडी 4 साल का होगा। और फाइनली एक चीज़ और बता दें, इतना तो बच्चा पढ़ता नहीं है लेकिन बता दे रहे कि एमफिल की जो डिग्री होती थी वो अब ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि एमफिल की पढ़ाई अब नहीं हो, ठीक है, जो पीजी के बाद होता था। हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरे डिटेल में समझा, तो चलिए आप समझते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है। पॉजिटिव पॉइंट के बारे में अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊं तो अभी तक हमारे देश में हमारे जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अप्रॉक्स 2.9 समथिंग, यानी कि मान लो कि 3% के आसपास अप्रॉक्स शिक्षा में हमारा जीडीपी का खर्च होता था। लेकिन अब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद 6% हमारा शिक्षा पर खर्च होगा टोटल जीडीपी का, ठीक है। तो ये बहुत ही हमारा अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा चीज़ क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि वोकेशनल ट्रेनिंग को, वोकेशनल नॉलेज को भी अब महत्व दिया जाएगा। यानी कि किसी भी बच्चे को अगर बड़े का काम में इंटरेस्ट है, प्लम्बर का, दर्जी का, ठीक है, तो वो सब भी अब वेस्ट नहीं जाएगा, वो हमारा एजुकेशन सिस्टम में शामिल होगा। ये दूसरा बेनिफिट रहा। तीसरा बेनिफिट क्या है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो है पूरे, मैं आधा लिख रहा हूँ समझ जाना, ठीक है, तो पूरे दुनिया के टॉप जो 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका ब्रांच अब हमारे देश में भी खुलेगा। अभी तक हमारे देश में क्या था कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को आने का परमिशन नहीं था। एक बहुत ही बड़ा अमाउंट मतलब कि जारी कर दिया गया था कि इतना अमाउंट दोगे तभी आप मेरे देश में आकर के ब्रांचेस खोल सकते हो, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। अब हमारे जो वर्ल्ड की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका ब्रांच हमारे देश में खुलेगा। चौथा चीज़ बेनिफिट क्या लगा कि अभी तक प्राइवेट स्कूलों में क्या करते थे कि एक मतलब कि उनका जो फ़ी था लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, पता नहीं कितना कितना फ़ी कर दिया गया था। तो उस फ़ी को अब फिक्स्ड कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि मान लो कि अगर दिल्ली पब्लिक स्कूल है, डीपीएस है, चिन्मय है, कोई भी बड़ा स्कूल है, उसकी फ़ी अगर 50,000 रुपये है, ठीक है, तो अब गवर्नमेंट फिक्स कर देगा कि आपको 50,000 से 70,000 के बीच में ही उसका फ़ी लेना है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो,
ठीक है। तो वो गवर्नमेंट किस हिसाब से फिक्स करेगा वो आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन जो मनमानी फी लिया जाता था बड़े बड़े स्कूलों में, अब वो खत्म कर दिया जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए अब 5वां पॉइंट की बात करें तो इसमें एक और चीज़ हमको लगा कि रिजल्ट में भी थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है। कि अभी तक हमारे देश में क्या होता था कि बच्चा को रिजल्ट किस तरह से मिलता था, टीचर जो है उसके बस मार्कशीट देखते थे कि वो किस तरह से अपने एग्जाम में क्वेश्चन लिखा है और वहाँ से उसका रिजल्ट डिसाइड होता था। लेकिन अब से रिजल्ट बच्चा अपने आप को खुद मार्क्स देगा, टीचर मार्क्स देंगे, उसके दोस्त सहपाठी उसको मार्क्स देंगे, और टोटल को कुल मिला करके उसका एक टोटल को ध्यान में रखते हुए उसका फाइनल मार्क्स रेडी होगा। यानी कि इससे क्या होगा कि आपको आपके जो दोस्त है, सहपाठी, आपके क्लासमेट्स है, वो भी आपको मार्क्स देने का काम करेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप अपने दोस्तों से अच्छा बिहेवियर रखोगे कि अरे भाई तुम मेरा मार्क्स फुल में फुल दे देना, तुमसे हम लड़ाई नहीं करेंगे, दुश्मनी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, ठीक है, कि मार्क्स अब दोस्तों के द्वारा भी मिलेगा, खुद को भी आप मार्क्स दोगे, आपके टीचर भी आपको मार्क्स देंगे आपके पेपर देख करके, ठीक है। इसके बाद डिसिप्लिन को ध्यान में देख कर रख कर भी मार्क्स दिया जाएगा। तो अब आपको हर चीज़ में अच्छा रहना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो ये तो थे इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट। और नेगेटिव पॉइंट जो मुझे मात्र एक लगी वही इंग्लिश। जो बच्चा को स्टार्टिंग का फाउंडेशन और प्रीपरेटरी स्टेज में जो बच्चे को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसका सम्मान करता हूँ। लेकिन इंग्लिश को जो शुरू से कंपलसरी की जगह ऑप्शनल कर दिया गया है, ये बहुत ही बड़ी गलत चीज़ है। क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और हमारे देश की जो वैल्यू है वो एशिया के अन्य कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारे देश में इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा है, और इंग्लिश हमारी ताकत है, इसीलिए फॉरेन में जा करके हमारे देश के लोग कमा रहे हैं। तो अगर शुरू से ही बच्चों को अगर इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट नहीं दिखाया जाए तो वो फ्यूचर में जा करके कैसे इंटरेस्ट आएगा भैया, नहीं आएगा। वो उसको आप 5 क्लास तक इंग्लिश पढ़ाए ही नहीं, ऑप्शनल रख दिए, वो तो पढ़ेगा ही नहीं। इंग्लिश ऐसे ही सिरदर्द होता है, बचपन से ही सिखा दिया जाता है बच्चों को कि सिरदर्द है। तो शुरू से ही अगर ध्यान नहीं दोगे तो फ्यूचर में उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। और इंग्लिश जो थोड़ा बहुत हमारी पहचान है, आइडेंटिटी है, ठीक है, एशिया के अन्य कंट्रीज़ के कंपेरिजन में कि इंडिया में इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा हैं, वो इमेज हमारी डाउन हो सकती है फ्यूचर में। इसलिए ये बस चीज़ को ऑप्शनल के जगह, इंग्लिश को ऑप्शनल की जगह अगर कंपलसरी कर दिया जाए, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। तो यही एजुकेशन पॉलिसी में सबसे खराब बात मुझे यही लगी कि इंग्लिश को जो शुरुआत का फाउंडेशन और प्रिपरेटरी स्टेज में आप इंग्लिश को ऑप्शनल की जगह कंपलसरी किया जाना चाहिए और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के बिना आप नहीं रह सकते हो। हमारे देश में शुरू से ही अगर हटा दिया जाता ना, बापू का बात सुनकर, महात्मा गांधी जी की बात सुन करके, तो आज देश का ये हाल नहीं रहता। लेकिन अब इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर किसी को जानना जरूरी है। अगर कुछ भी करना चाहते हो इंग्लिश चाहिए। आज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे, मैक्सिमम में इंग्लिश पूछा जाता है। अब बच्चे को शुरू से इंटरेस्ट नहीं दोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो भैया इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इसको ठीक करना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी बातों के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हर एक बात बारीकी से समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का डाउट होता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट होगा आप पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरा समझ में आया या कहीं पर डाउट है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।